अगर एक रक्सौल एयरपोर्ट शुरू होता है तो इतने बड़ी जनसंख्या का समाधान यहीं से हो जाएगा। तो सांसद महोदय ही बताएं कि चंपारण में अब तक की किए क्या है कि कंपनियां आना भी नहीं चाहती हैं। हम और आप एक साधारण व्यक्ति हैं, अगर जन समस्या हम जान भी जाएंगे तो निवारण हमारे पास नहीं है। निवारण तो माननीय सांसद और विधायक जी ही उठा सकते हैं। आप इस चीज़ का आकलन करिए कि जितनी योजनाएं सरकार चला रही है, चाहे राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे, वह गरीबों तक पहुंच रहा है कि नहीं, इसकी गणना किया जाए। मैंने खुद डोनेट किया है और मैं सभी युवाओं से, स्पेशली युवाओं से अपील करूंगा कि वो सभी डोनेट करें। आप स्वयं देखिए कि उनका शुरू का 5 साल और बाद का 10 साल कैसा रहा है। जहाँ जाइए घूसखोरी की बात होती है, आप जहाँ जाइए आप पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाएगा। अगर आप सवाल उठा दिए तो मुकदमा भी आपको लड़ना पड़ सकता है। 400 में आप स्वयं सोच के देखिए तो ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है कि नहीं। क्या होगा, अरे भैया सीधे बोलिए ना, नहीं देंगे, बात खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। आज हमारे मेहमान हैं पंकज कुमार गिरी, जो कि हाई कोर्ट के जाने माने वकील हैं। इसके साथ ही ये राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। गिरी जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद और खबरी 24/7 के तमाम दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। चंपारण मांगे एयरपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय है, इससे आप कितना सहमत हैं? चंपारण मांगे एयरपोर्ट, चंपारण में तो एयरपोर्ट का होना अति अनिवार्य है। आप पूर्वी चंपारण की जनसंख्या देखिए, पश्चिम चंपारण की जनसंख्या देखिए, शिवहर जिला का जनसंख्या देखिए और नेपाल को देख लीजिए। अगर एक रक्सौल एयरपोर्ट शुरू होता है तो इतने बड़ी जनसंख्या का समाधान यहीं से हो जाएगा। एक आप एयरपोर्ट यहाँ खोलिएगा, रक्सौल का चहुमुखी विकास होगा। सांसद महोदय जी का कहना है कि रक्सौल एयरपोर्ट को लेकर के कोई भी कंपनियाँ, एयरलाइंस कंपनियाँ इसको मतलब कि टेंडर लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या लगता है आपको, ये बहाना है या हकीकत है? अब सांसद महोदय बता दें कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जब होती है तो दरभंगा एयरपोर्ट कैसे खुल जाता है। रक्सौल एयरपोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, इसको लैंड एक्वायर नहीं करना है, ज़मीन अधिग्रहण नहीं करना है, इसको बस अपडेट होना है। आज के जो भी फैसिलिटीज है वो सुविधा मुहैया कराना है। दरभंगा एयरपोर्ट तो लैंड एक्वायर करके वो बन गया, तो वहाँ ज़रूरत थी, वहाँ कंपनियाँ जाती हैं और चंपारण आने के लिए। तो सांसद महोदय ही बताएं कि चंपारण में अब तक की किए क्या है कि कंपनियां आना भी नहीं चाहती हैं। रक्सौल से एक ट्रेन चलाई जाती थी इंटरसिटी, जो कि हर एक आदमी के लिए एक सुविधाजनक था, मोतिहारी जाने के लिए या पटना जाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल उसे बंद कर दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो मांग होगा या निवेदन कहिए होगा रेलवे से कि इसको यथाशीघ्र शुरू किया जाए। आप देखिए जो लोग बस से जाते हैं उसकी किराया कितनी लगती है, समय कितना लगता है, रोड की स्थिति क्या है, और प्लस बस कब पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी इसका कोई ठीक नहीं है। इंटरसिटी जो थी, इससे फ़ायदा ये हो रहा था यहाँ के लोगों को और इवन नेपाल के लोगों को भी कि समय सीमा में वो गाड़ी पटना पहुँचती थी, कम किराया लगता था। तो मेरा तो निवेदन होगा रेलवे प्रशासन से कि इसको यथाशीघ्र शुरू किया जाए। सांसद महोदय जी हैं और विधायक जी हैं, ये लोग यदि मांग करते हैं सरकार से तो उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इन्हीं लोगों को तो जन समस्या सुनने का अधिकार भी है। हम और आप एक साधारण व्यक्ति हैं, अगर जन समस्या हम जान भी जाएंगे तो निवारण हमारे पास नहीं है। निवारण तो माननीय सांसद और विधायक जी ही उठा सकते हैं। बिहार में जाति जनगणना करना चाहिए या गरीबी जनगणना करना चाहिए? देखिए, जनगणना जो होता है वो बिहार का विषय नहीं है, वह राष्ट्रीय विषय है। मेरा सुझाव होगा सरकार को, अगर सरकार तक मेरी आवाज़ जाए तो आप जाति जनगणना करके आप करिएगा क्या चीज़? क्या किसी विशेष जाति को कोई विशेष लाभ पहुंचेगा? ये तो संभव है नहीं। आप सबसे बढ़िया गरीबी और अमीरी जनगणना कर लीजिए। आप इस चीज़ का आकलन करिए कि जितनी योजनाएं सरकार चला रही है, चाहे राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे, वह गरीबों तक पहुंच रहा है कि नहीं, इसकी गणना किया जाए कि हम 1947 के बाद कहाँ तक आगे बढ़ पाए हैं। जाति जनगणना करके आपको लाभ क्या है उससे? आप तो सामाजिक सौहार्द को और बिगाड़ दीजिएगा। आयांश मांगे जीवन, इस पर आपका क्या कहना है? मैंने खुद डोनेट किया है और मैं सभी युवाओं से, स्पेशली युवाओं से अपील करूंगा कि वो सभी डोनेट करें,
ये परिस्थिति किसी के साथ भी हो सकती है, किसी का बच्चा भी बीमार हो सकता है। 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बट अंग्रेजी में एक कहावत है भूपेंद्र जी, ड्रॉप्स ऑफ ओशन वाटर मेक्स अ माइटी ओशन। अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग कर देंगे तो 16 करोड़ रुपया बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। 16 करोड़ रुपया, इतनी बड़ी जनसंख्या है। ये बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ है। बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ है। आप सोचिए अगर एक एक रुपया हम लोग देते तो 12 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। और 100 रुपया भी अगर दे दे तो कितना पहुंच जाएगा। हमको लगता है अयांश, भगवान ना करे, अयांश जैसे दूसरे बच्चे का भी इलाज हो पाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपने, स्पेशली स्टूडेंट से, आप अपनी पॉकेट खर्चा बचाइए और इसमें 100 रुपया डोनेट करिए। आप सभी फ़ोन पे, भीम ऐप जो भी यूज़ करते हो, 100 रुपया बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। एक बार लस्सी नहीं पीने से कुछ नहीं होगा, एक बार ठंडा नहीं पीने से कुछ नहीं होगा, अच्छे सैलून में बाल नहीं कटाने से कुछ नहीं होगा, अयांश का जीवन बचाने से बहुत कुछ होगा। यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य कैसा है बिहार का? नीतीश कुमार और उनके पार्टी बीच में जीतन राम मांझी को भी हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण वो मुख्यमंत्री बने थे। 15 साल से ऊपर हो गया उनको शासन व्यवस्था संभाले हुए। आप स्वयं देखिए कि उनका शुरू का 5 साल और बाद का 10 साल कैसा रहा है। शुरू के 5 साल जो हैं वह डेवलपमेंटल वर्क में समय बीता, उसके बाद से अफसरशाही हावी होता है। और आज स्थिति ये है कि नल जल योजना हो, चिकित्सीय सेवा हो, शिक्षा हो, कहाँ पे आप जाइए कोई सुनने के लिए आपको तैयार नहीं है। जहाँ जाइए घूसखोरी की बात होती है। आप जहाँ जाइए आप पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाएगा। अगर आप सवाल उठा दिए तो मुकदमा भी आपको लड़ना पड़ सकता है। आपने कहा अफसरशाही, अफसरशाही तो यहाँ मंत्री जी लोगों का मंत्री जी का भी नहीं चल रहा है अफसर के सामने। ये तो आप देखें ना कि भाई नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के मंत्री इस्तीफा देते हैं कि अफसर हमारे नहीं सुनते हैं। जब वो मंत्री जी की नहीं सुनते हैं तो साधारण जनमानस का क्या सुनते होंगे? आप खुद परिकल्पना से परे है ये कि वो लोगों की क्या सुनते होंगे वो अफसर जो खुद मंत्री जी की नहीं सुनते हैं। तो लोगों के द्वारा एक हमसे सवाल किया जा रहा है कि भाई नेपाल में 3000 रुपया वृद्धा पेंशन दिया जाता है महीना का, लेकिन यहाँ 400 रुपया मात्र, 400 में कुछ नहीं हो रहा है। आखिर अच्छा आप स्वयं सोचिए तो कि 400 में क्या हो जाता होगा। 400 में आप स्वयं सोच के देखिए तो बेवकूफ़ बनाने वाला काम है कि नहीं। क्या होगा? अरे भैया सीधे बोलिए ना, नहीं देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। वृद्धा पेंशन में आपको चावल कितना मिलता है? 5 किलो के आसपास। 400 रुपया आपको कैश मिलता है। 400 रुपया कैश, 200 रुपये आपके यहाँ सरसों का तेल बिकता है। एक वृद्ध व्यक्ति जो निसहाय और असहाय, तभी तो आप उसकी मदद कर रहे हैं। आप 200 रुपये लीटर का जब वो सरसों तेल खाएगा तो 400 रुपये उसके घर में कितना दिन चल पाएगा आप बताइए। तो ये या तो आप बंद कर दीजिए, नहीं तो सीधे बोलिए कि भैया मोबाइल रिचार्ज एक योजना चला रहे हैं जिससे मोबाइल रिचार्ज होगा, वृद्धा पेंशन हम नहीं दे रहे हैं। मजाक उड़ाया जा रहा है आपके गरीबी का, आपके वृद्ध होने का, आपके दिव्यांग होने का। ये मजाक उड़ाया जा रहा है, किया कुछ नहीं जा रहा है, किया कुछ नहीं जा रहा है।